में शीतल भरी हवा को क्या कहते हैं? बोरा की, मिस्टल की, बिल्ली वाव की, बाइज। तो अलास्का में शीतल भरी हवा को बिल्ली वाव कहते हैं। बिल्ली वाव। और बिल्ली बिल्ली कहते हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। बोरा एडियाटिक तट, मिस्ट्रल स्पेन, फ्रांस, बाइज दक्षिणी फ्रांस। यही ना है। चलिए अब आगे देखिए। हबूब किस देश की शीतल भरी हवा है? तो सूडान की शीतल भरी हवा को हबूब कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सूडान। टुंड्रा प्रदेश में बहने वाली शीतल हवा को क्या कहते हैं? पुड़गा बोलते हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा 3 का सी, पुड़गा। चलिए अब आगे ये। अर्जेंटीना में बहने वाली शीतल हवा को क्या कहते हैं? प्रियाजेम की, ब्रान की, पेम्पीरो की, बाइज। तो अर्जेंटीना में बहने वाली शीतल हवा को पेम्पीरो कहते हैं। यानी आंसर हो जाएगा सी। पोनेंटी कहाँ की शीतल भरी हवा है? या दक्षिण अफ्रीका की शीतल भरी हवा को पोनेंटी कहते हैं। यानी आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अब है बिल्ली बिल्ली कहाँ की शीतल भरी हवा है? ऑस्ट्रेलिया की शीतल भरी हवा है। और स्पेन और फ्रांस में बहने वाली शीतल हवा को मिस्ट्रल कहते हैं। और उत्तरी इटली में मैस्ट्रल। तो मिस्ट्रल हो जाएगा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में बहुत तीव्र गति से चलने वाली संकरे नलिकार तथा विसर्पी पवन प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। आंसर हो जाएगा सी। इक्वाडोर में बहने वाली शीतल हवा कौन है? नेवाडोस है। एडियाटिक तट पर बहने वाली शीतल हवा क्या है? तो बोड़ा है। यानी ई। पूर्वी ईरान में बहने वाली शीतल हवा को सिस्टान कहते हैं। नहीं, पूर्वी ईरान में, ठीक है, सिस्टान कहते हैं। और जेट प्रवाह कितने किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है? तो 6 से 12 किलोमीटर। कौन सा कथन गलत है? जेट प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो सही बात है। जेट प्रवाह की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये भी सही है। बहिरुष्णकटिबंधीय पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूरब दिशा में चलती है। तो ये बात गलती हो गया। बात समझ रहे हैं ना? सुनिए, कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम पवने के साथ पश्चिम से पूरब चलती, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल जल में होती है। क्या बोले? हाँ, तो वो सही हो गया। तो अगला पढ़ेंगे ना अब। तो अगला है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल और स्थल दोनों में होती है। तो नहीं, ये कहाँ पर होती है? ये जो केवल और केवल होती है जल में। और जल स्थल दोनों में होती है बहिरुष्णकटिबंधीय की, शीतोष्णकटिबंधीय की। तो ये बात क्या हो गया? गलत। यानी डी आंसर हो जाएगा। दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी चीन सागर में इसे बोलते हैं हरिकेन। क्या बोलते हैं? टाइफून। टाइफून किधर है? टाइफून लिखाया है, ये टाइफून कर लेना है। अब में तो है ही सही, ठीक है ना? अब हम लोग को जानना है कौन सा कथन गलत है। यदि वायु राशियां पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो वैसे वताग्र को अधिविशिष्ट वताग्र कहते हैं। तो सही बात है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अस्पष्ट वताग्र प्रणाली होती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वताग्र होबे नहीं करता है, ठीक है ना? जबकि बहिरुष्णकटिबंधीय में वताग्र प्रणाली होते हैं। तो ये बातें क्या हो गया? गलत। यही आंसर हो जाएगा। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों में चक्रवात प्रति चक्रवात तूफान वर्षा उत्पन्न करता है। ये सही है। आधुनिक खोजों के अनुसार जेट प्रवाह के कारण ही एशिया मानसून पवनों का आगमन होता है। ये भी बातें सही है। एशिया में जो मानसून आता है जेट प्रवाह के कारण है। तो बी आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? अटलांटिक महासागर में चक्रवात को जानते हैं हरिकेन के नाम से। आंसर हो जाएगा हरिकेन। वाक के पति किस कनौज राजा के कहाँ के राज कवि थे? तो वाकपति किसके राज कवि थे? यशोवर्मन के। आंसर हो जाएगा सी।
चलिए जो पढ़े बोलते चलिएगा। कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं लिखी है? गोड़ा, विसर्जन, चंडालिका, चिदम्बरा। चिदम्बरा के कौन है? सुमित्रानंदन पंत है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका चिदम्बरा। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। उर्वशी कुरुक्षेत्र के रामधारी सिंह दिनकर। द कोर्ट डांसर पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक है कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ। बीजक रमैनी शब्द के कबीर दास। बियॉन्ड द लायंस किसकी आत्मकथा है? कुलदीप नैयर की बियॉन्ड द लायंस। सब भी यही है। गोदान गवन करम भूमि रंग भूमि ये सब है मुंशी प्रेमचंद्र। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, विशाख दत्त, अरविंद घोष, कुलदीप नैयर। तो कहेंगे लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। गोल्डन थ्रेश होल्ड सरोजनी नायडू और ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू लिखी है। एशिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक है कौन है? PS नायपॉल। एशिया ऑफ डार्कनेस, जिनको मान बुकर पुरस्कार भी मिला इन्हें फ्री स्टेट के लिए, पढ़े हैं ना कि पहले भी। कर्म योग लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। द इनहेलेंस ऑफ लॉस द इनहेलेंस ऑफ कास्ट रिडल्स इन हिंदुइज्म के कार्ल मार्क्स इंडिया एंड कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। द डार्क रूम मालगुडी डेज गाइड वेटिंग फॉर महात्मा ये कौन हो जाएंगे? RK नारायण। वेटिंग फॉर द वीजा किसकी आत्मकथा है? भीमराव अंबेडकर। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक है विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम कौन लिखे? विशाख दत्त ने, जिसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी है और उसकी पत्नी देवी चंद्रगुप्तम है। ठीक है ना, देवी चंद्रगुप्तम है, तो वही देवी चंद्रगुप्तम की जो है कहानी है तो लिखे हैं कौन? विशाख दत्त। तब पढ़ेंगे हिस्ट्री में। अब हम लोग को जानना है आगे की बातें। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये सब तो पढ़ लिए है, लग रहा है अपना से एक पेज डाल देते हैं और इनको, जबकि हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ? आर्द्रता। आर्द्रता, चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई। आर्द्रता क्या है? तो हम लोग पढ़े हैं कोई भी जैसे कि वायुमंडल में हवा के कण हैं, तो हवा के कणों के नमी धारण करने की क्षमता को आर्द्रता कहते हैं। हवा के कण जब नमी धारण कैले रहता है तो कहेंगे ये आर्द्र वायु है, और नमी धारण करने की क्षमता को आर्द्रता कहते हैं। हवा में नमी को आर्द्रता कहते हैं। क्या बोलेंगे? हवा में नमी को क्या कहते हैं? आर्द्रता। तो हवा में नमी ना बोल के एक शब्द, हवा में नमी के लिए एक शब्द आर्द्रता, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी। तो इसमें जानना है आर्द्रता का मतलब इस समझ लेना है हवा में नमी। हवा में नमी माने जल के कण, तो जल के कण के रूप में नहीं, सोखले रहता है, ठीक है ना, वो जल के रूप में नहीं रहता है, वो शोषित हो गया रहता है कणों में, कण उसको सोख लिया, ठीक है ना। तो वैसे कण जो हवा के द्वारा सोख लिए गए हैं आर्द्र वायु कहलाते हैं। और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प वायुमंडल की आर्द्रता कहलाती है। जल जो गैस के रूप में है किसी कण से सटा हुआ ऐसी ही है, तो जरूरी नहीं कण से सटा हुआ ही रहेगा, ऐसे ही स्वतंत्र रूप में रहेगा, लेकिन वाष्प के रूप में रहेगा, गैस अवस्था के रूप में रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऐसे कणों को कहते हैं ऐसे वायु को आर्द्र वायु कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यानी वायुमंडल में जलवाष्प को क्या बोलेंगे? वायुमंडल की आर्द्रता।
तीन प्रकार की होती है। एक निरपेक्ष आर्द्रता, परिभाषा मतलब तीन प्रकार, आर्द्रता तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन इसकी तीन गो शब्द को परिभाषित करना है, जो आर्द्रता के रूप में तीन शब्द है। एक है निरपेक्ष आर्द्रता, क्या है बोलिए तो? निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता। तो वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सभी कोई ध्यान दीजिए, बातों को समझिए, गौर करिए। वायु की प्रति इकाई आयतन में, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। माने यह हवा है और इसमें फिक्स आयतन, जैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये घर है, तो इस घर में एक फिक्स आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से गुना करेंगे तो इस पूरे घर में जलवाष्प के कण कितना है, यानी वायुमंडल, वायु की प्रति इकाई आयतन में कि पूरे घर में मान लिए कि 5 किलो जलवाष्प है और इसको निकालते ग्राम में, 5 किलो यानी कि 5000 ग्राम प्रति घन मीटर। तो निकालेंगे, मान लिए 5 किलो है जलवाष्प, आई घर का आयतन फिक्स होगा, ठीक है ना, तो कितना है ग्राम में बट्टे आयतन, तो निकल जाएगा कि 1 घन मीटर में कितना ग्राम है। समझ रहे हैं ना? तो सिंपल है, 1 घन मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, उतना आयतन में कितना जलवाष्प धारण कैले है। तो ये पूरा के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, पूरा में निकाल लेंगे और कितना द्रव्यमान है जलवाष्प के, उस जलवाष्प को इस घर के आयतन से भाग दे देंगे, तो प्रति वर्ग मीटर में निकल जाएगा कि नहीं कि कितना ग्राम यह हवा जलवाष्प को धारण किए हुआ है, वह आयतन कितना जलवाष्प को धारण किए हुआ है, निकल जाएगा ना। तो जो मान आएगा वो कहलाएगा निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको इकाई क्या होगी? ग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होगा बोलिए तो? ग्राम प्रति मीटर क्यूब चाहे ग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। तो सिंपल है, फिक्स आयतन में कई ग्राम जलवाष्प है उसको कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। फिक्स ग्राम में कई ग्राम जलवाष्प, फिक्स आयतन में कई ग्राम जलवाष्प है, उसे क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। अब है विशिष्ट आर्द्रता। प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसमें अभी नहीं कि प्रति आयतन के में कितना जलवाष्प है, अब ये देखना है, अब ये देखना है कि कितना ग्राम में कितना है। जैसे इस पूरे घर में का, इस घर में टोटल हवा का वेट कितना है, हवा के कण ही ना है तो उसका वेट भी तो होगा। तो इस टोटल इस घर में हवा का वेट कितना है, इनमें जलवाष्प कितना है, ये छांट लिए, इनमें जलवाष्पो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, सब है, तो सब एक जगह बट्टा में। जलवाष्प कई ग्राम ऊपर में, यानी कि यानी कि जलवाष्प का द्रव्यमान बटे आयतन नहीं, जलवाष्प का द्रव्यमान बटे टोटल हवा का द्रव्यमान। समझ रहे हैं ना? कुल वायु का द्रव्यमान, यानी कहे के मतलब ही हो गया 1 किलो में, तब निकल जाएगा ना 1 किलो में कई ग्राम है जलवाष्प। हो सकता 1 किलो में कहीं 20 ग्राम होगा, 1 किलो में कहीं 200 ग्राम होगा, 1 किलो में कहीं 400 ग्राम भी हो जाएगा। 1 किलो हवा है और में 400 ग्राम जलवाष्प है, ठीक है। तो प्रति किलोग्राम में कितने ग्राम जलवाष्प की मात्रा है उसे विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। अब प्रति घन मीटर में कितना किलोग्राम, कितना ग्राम जलवाष्प है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इतना बातें क्लियर है? अब हम लोग को जानना है एक सापेक्ष आर्द्रता। यह कहेंगे किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प और उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र से व्यक्त करते हैं, जैसे सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा
उसी ताप पर उसी वायु में जलवाष्प शोषण करने की क्षमता गुने 100। अब इसको समझना है। वो तो दोनों बात समझ गए होंगे कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, तो प्रति घन मीटर में कितना ग्राम है जलवाष्प, उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब प्रति किलोग्राम में हवा कई एक किलो में कई ग्राम है जलवाष्प की मात्रा, उसे कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं इस हवा में, इस घर में जो जितने हवा है वो एक फिक्स नमी धारण किया है, जलवाष्प धारण है, ये हुआ है, इसमें फिक्स जलवाष्प भी है इस हवा में। लेकिन अगर इसमें हम और जलवाष्प बढ़ जाए, माने कहीं से छेद करके या पानी गर्म करके इसको भाप में डाले चल जाए, कर सकते हैं। और चारों तरफ से पैक रहेगा, थोड़ा भी नहीं बाहर निकलने देंगे, और जलवाष्प डाले जाएंगे, पानी को गर्म कर करके भाप डाले जाएंगे डाले जाएंगे डाले जाएंगे, तो ही में ना कहीं गुम होते चलेगा, घरे में रहेगा, तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इस घर में जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी और इस हवा के कण उसको सोख लेगा। ठीक है, इसी में बिल आ जाएगा। फिर थोड़ा जलवाष्प भेजे, फिर बिल आ गया, आधा किलो और भेजे, फिर बिल आ गया। अब पहले से इसमें जो है ये पूरे घर में जितना हवा है, पहले से मान लिए कि 400 ग्राम जलवाष्प था ये पूरे घर में। कितना जलवाष्प था? 400 ग्राम जलवाष्प था। 400 ग्राम ये पूरे घर में जलवाष्प था, ठीक है ना। और टोटल विशिष्ट आर्द्रता जो इसकी थी, टोटल मतलब जो है 400 ग्राम इसमें जलवाष्प माने पहले से था। कितना है बोलिए तो? पहले से 400 ग्राम। और इसमें तापमान फिक्स है, टेम्परेचर को पहले कांस्टेंट कर देना है। टेम्परेचर को सबसे पहले किसी भी तापमान पर तापमान फिक्स कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे। तो क्या है ना, इसमें 400 ग्राम है जलवाष्प और हम 10 ग्राम और इसमें भेज दिए, जलवाष्प डाल दिए। डाल सकते हैं ना जलवाष्प, पानी को गर्म कर देंगे, जलवाष्प बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। 10 ग्राम और वो जलवाष्प बन गया, 10 ग्राम और 20 ग्राम और ऐसे कर करके 400 से 200 और बढ़ा दिए तो 600 ग्राम हो गया। 600 ग्राम को भी टेम्परेचर फिक्स है और उसे सोख ले रहा है। ठीक है, फिर 50 ग्राम बढ़ाए, 650 ग्राम हो गया, वो सोखा गया। 50 ग्राम और बढ़ाए, वो सोखा गया। लेकिन एक फिक्स मान आएगा कि अब जलवाष्प बढ़ाइएगा तो दीवार पर रिस जाएगा पानी के रूप में। ऐसा उस समय आएगा कि नहीं समय आएगा? क्योंकि हवा को एक फिक्स तापमान पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता फिक्स होती है, उतने जलवाष्प धारण कर सकता है। अगर उससे ज्यादा जलवाष्प हो जाएगा तो पानी के बूंदा बूंदी के रूप में, यानी बूंदा बूंदा पानी के रूप में वो नजर आने लगेगा। उसको माने बिला नहीं सकता है, उसे सोख नहीं सकता है या वायु फिक्स तापमान पर। तो तापमान बढ़ाएंगे तो भले फिर सोखे लगेगा, घर का तापमान बढ़ाएंगे तो। लेकिन अगर तापमान स्थिर है, समझिएगा इस बात को, ये नहीं समझ में आएगा ताकि कि एक पेज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इस बातों को समझना है। अब बहुत बड़ा बात तो है नहीं, यह घर है, घर में हवा है और इसको फिक्स तापमान पर फिक्स जलवाष्प धारण करने की क्षमता होती है। तो 400 ग्राम था, हम बढ़ाते बढ़ाते 50 ऐसे करते करते 650 ग्राम कर लिए, तब तक सोख लिया, और 50 ग्राम कर लिए सोख लिया, और 50 ग्राम कर सोख लिया। लेकिन एक फिक्स मान आएगा, ठीक है ना, उसके बाद आप जलवाष्प भेजिएगा, उसे सोख नहीं पाएगा। तो मान लिए इस घर में 800 ग्राम के बाद सोखे की कैपेसिटी नहीं है, माने 800 ग्राम जलवाष्प को धारण कर सकता है। ठीक है, लेकिन पहले कितना था, हम भेज रहे थे तब ना, पहले कितना था? 400 ग्राम, माने अभी है 400 ग्राम फिक्स तापमान पर। लेकिन इतने तापमान पर औरो एक रखे के कैपेसिटी कितना है? 400 ग्राम औरो है ना, 800 ग्राम औरो रख सकता है, लेकिन रखले कितना है? 400 ग्राम। तो कहेंगे इसकी सापेक्ष आर्द्रता 50% है, माने रखे के कैपेसिटी पर है 800 ग्राम। यह घर जलवाष्प धारण कर सकता है, घर में के हवा पूरा फिक्स तापमान पर, लेकिन रखले कितना है? 400 ग्राम।
और रखे के कैपेसिटी कितना है 800 ग्राम। तो 400 ग्राम बट्टे रखने की कैपेसिटी 800 ग्राम गुना 100, यानी रखने के कैपेसिटी फिक्स तापमान पर कितना है? फिक्स तापमान पर वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता कितना है? 800 ग्राम था, और रखे हुआ भी वर्तमान में कितना है? 400 ग्राम, और गुना 100, तो 400 दूनी 800 और 2 50, 50%। ग्राम ग्राम में नहीं निकलता है, ये प्रतिशत में निकलेगा। 50% है, 20% है, 30% है। पेपर ऊपर में यही दिया रहता है कि 20% सापेक्ष माने आर्द्रता 20% है, तो उस दिया रहता है सापेक्ष आर्द्रता, माने जितना रखे के कैपेसिटी है ओका 20% रख ले है, रखे के जितना कैपेसिटी है ओका 60% रख ले है। मनुष्य के लिए अनुकूल सापेक्ष आर्द्रता 45% होती है। जितना रखे के कैपेसिटी है ओका 45% रख ले है, तो मनुष्य को माने ज़्यादा उबाऊ टाइप से शरीर पूरा सही लगेगा कि नहीं, मौसम ठीक है, शरीर के अनुकूल रहेगा, शरीर हम लोग का उतना में अनुकूलित रहता है। नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो पसीना पसीना आवे लगेगा, दूसरे मतलब दीवार वाल परेशान लगेगा, गर्मी टाइप से होने लगेगा, शरीर पसीज जाएगा, ठीक है ना। कम हो जाएगा ना 45% से, तो सूखा सूखा शरीर सूखे लगेगा, वो ठोट सब सूखे लगेगा। अगर जो है न इसकी नमी, हवा में नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर है ना? जो पेज मिला है वो भी फोटो ही खींच के भेजा है ना? क्या खुला नहीं था क्या दुकान उकान? वो टेढ़ा ना हो, ये फ्रेश हो ही नहीं सकती, सब लाइन में देखिए, ये लाइन जैसे टेढ़ा हो गया ना, तो सब लाइन में वैसे ही जाएगा टोटल। हम एक एक लाइन को सीधा सीधा करके एक एक शब्द लिखते हैं, ठीक है। इसको हम तो सोचे थे, हम ही समय रहता तो उधर 4-5 को फोटो कॉपी का दुकान खुला रहता है, वही एक बार करा के बता देते आप लोगों को कि वहीं से कराइएगा, माने सब टेढ़ा हो जाता है लाइन से ना। और हम चाहते हैं कि आपका जो लिखा हुआ रहे सबसे अच्छा रहे, और जो है आप रखे कोई देखे कि नहीं ठीक ठाक तो है कि नहीं, आपको भी दिखने में अच्छा लगे। सबको अच्छा चीज़ अच्छा लगता है, कौन नहीं चाहता है कि हमारा 2 मंजिल घर हो, अच्छा घर हो, साफ सफाई रहे, हर चीज़ रहे, सब चाहता है ना। तो हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते होइएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें यहाँ पर कि सापेक्ष आर्द्रता क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सापेक्ष आर्द्रता क्या हो गया बताइए? नहीं समझ में आया बात है? सापेक्ष आर्द्रता का है वायुमंडल में हवा को नमी धारण करने की क्षमता है कितना, और रखले है कितना ऊपर में, है कितना रखले है कितना, और क्षमता कितना है, और गुना 100। तो मनुष्य के लिए अनुकूलन कितना परसेंट है? 45%। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा और वायु के तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा कितना रखले है, अगर ये बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी? बढ़ेगी। हवा में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो सापेक्ष आर्द्रता का मान कहेंगे इस वायुमंडल में क्या हो गया? बढ़ गया। माने हवा में जलवाष्प की मात्रा बढ़ सकती है, अपनों से बढ़ सकती है। सूरज के प्रकाश पड़ेंगे तो वाष्पित हो करके ऊपर में जाके जलवाष्प के कण बनेगा, तो जलवाष्प के कण की मात्रा बढ़ेगी तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी? बढ़ेगी। जलवाष्प की मात्रा बढ़ते चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा, तो सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दूसरा बात ये भी निर्भर करेगा, एक तो ये हो गया हवा में नमी की मात्रा बढ़ेगी तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा और जलवाष्प की मात्रा नहीं बढ़े, खाली टेम्परेचर बढ़े। क्या सर रजगद्दी बुझलिए हैं? हम ऐसे लेट गए, शरीर कमजोर है, सुबह सुबह जो है विटामिन की कमी तो है ये है, ठीक है। मूंग चना खरीद लीजिए, सस्ता में मिलता है, 200 ग्राम ज़्यादा के 100 ग्राम, और थोड़ा थोड़ा रख रखे, और सुबह सुबह जो है बस कुछ नहीं, मेहनत भी नहीं करना है, बनाना भी नहीं है, उसे पानी में रख देना है, और सुबह जो है उसे हटा के पानी खा के चलाना है, ठीक है। रोज ये आदत बनाइए, कम से कम इतना, शरीर शरीर फिट भी रहेगा, चर्बी वर्बी भी खत्म हो जाएगा, और तंदुरुस्त हो जाइएगा, ठीक है। नहीं तो और कमजोरी रहेगा तब जो है तो केला आप खा सकते हैं 5 गो 6 गो, ठंडी के समय है 2 गो खाइएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें सापेक्ष आर्द्रता की बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
अगर तापमान बढ़ेगा, यहां पर ध्यान दीजिए सभी कोई, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा तो सोचिए, तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी? तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता, ये माने ये बढ़ा तो क्या होगा? घटेगा। तो इसको तो यहाँ पर थोड़ा सोचना है। तापमान अगर घट बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो यो बढ़ेगी। ताप माने ई नहीं बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगी तो ई घटेगी, तापमान बढ़ेगी तो ई घटेगी। पहले थोड़ा समझ लीजिए, तापमान माने ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, इस क्लियर है? अब थोड़ा सा समझिए, अगर तापमान बढ़ा तो इस हवा को नमी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। ध्यान दीजिए सभी कोई, अगर तापमान बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, तो यहाँ का मौसम जो कण सब इसमें जो है ये गर्म हो गया ज्यादा, तो नमी धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिए सभी कोई, तापमान अगर बढ़ेगी तो वायु में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। तापमान बढ़ी तो वायु में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ी, तो इस सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाएगी? ठीक है, घटेगी। क्या होगा बोलिए तो? घटेगी। यानी कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। काहे घट जाएगी? काहे घट जाएगी? काहे कि नमी धारण करने की क्षमता इसकी जो है टेम्परेचर बढ़ने के बाद, जितना टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो हवा में जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है, हवा में जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। आई तो उतने हैं, जलवाष्प उतने हैं, धारण करने की क्षमता जो है, समझिए अब इसको उदाहरण से समझिए। हम लोग पढ़े थे 400 ग्राम, शुरू में जलवाष्प था, धारण करने की क्षमता कितना था तापमान पर? 800 ग्राम। लेकिन हमने जो है जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस वायुमंडल का, या अपने बढ़ गया सूरज के प्रकाश के कारण, तो इसी जगह में जलवाष्प धारण करने की क्षमता इसी जल कणों को, हवा के कणों को बढ़ गई, यानी कि अब हो गई 900 ग्राम। कितना ग्राम? चाहे 1200 ग्राम करिए, कितना ग्राम हो गया? अब 1200 ग्राम। अब तापमान बढ़ जाने के कारण अब इस तापमान पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता 1200 ग्राम हो गई। सही हो गया 1200 ग्राम। अभी भी जलवाष्प उतना ही है, कितना है? 400 ग्राम। तो 400 ग्राम, 4 तिया 12 तो 33% ना जाएगा, तो सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। याद रखें 33% हो गया, पहले था 50%, अब 1200 हुआ। तो कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो सापेक्ष आर्द्रता का मान घटता है, और टेम्परेचर घटेगा तो नमी धारण करने की क्षमता भी जो है, नमी धारण करने की क्षमता घट जाएगी। चलिए समझिए इस बात को, ध्यान दीजिए। अब टेम्परेचर घट गया इस वायुमंडल का, तो इसको जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है वो 800 ग्राम था, वो घट के हो गया 600 ग्राम। घट के कितना हो गया? माने जो 200 ग्राम, माने 800 से कितना हो गया इसका? 600 ग्राम। और रखले कितना है? 400 ग्राम। तो 400 ग्राम बटे 600 ग्राम और गुने 100, 400 ग्राम बटे 600 ग्राम गुने 100, तो 50% से अधिक हो गया कि नहीं? तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये जो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी। उल्टा रिलेशन है, तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता घटेगी, और तापमान घटेगी तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, क्योंकि धारण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। चलिए अब इस थोड़ा सा और, इतना तक समझ गए तो और भी बातें समझ सकते हैं। अगर टेम्परेचर घटते 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 टेम्परेचर घटेगा तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता घटती जाएगी, घटते जाएगी। क्यों? टेम्परेचर कम हो रहा है तो जलवाष्प ठंडा हो रहा है, तो जलवाष्प को नहीं ग्रहण कर सकता है ज्यादा। तो 600 ग्राम से टेम्परेचर घटते घटते, माने 600 ग्राम धारण करने की क्षमता थी, तो 500 होगा, और कुछ टेम्परेचर घटेगा तो 400 हो जाएगा। सोचिए 400 ग्राम हो जाएगा तब का होगा? 400 ग्राम होगा तो जितना वायुमंडल को यह जलवाष्प धारण करने की क्षमता है उतना रखा हुआ है। तो 400 बटे 400
गुने 100 बराबर कितना हो गया? 100% आर्द्रता हो गई। अब थोड़ा और सोचिए, अगर टेम्परेचर और घटा दिए, टेम्परेचर और घट गया, 400 ग्राम धारण करने की क्षमता से 300 ग्राम हो गया, तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता 300 ग्राम। आप तो बतियाने लगे थोड़ा देर में, तो गड़बड़ा गया। कैसे नहीं समझ में आएगा? समझ में आ रहा है बातें? क्योंकि जो सुन रहे हैं समझ में आ रहा है। ये चैप्टरे नहीं बुझाया, मैंने शुरू से वायुमंडल नहीं बुझाया, तो हमारा सब व्यर्थ हो गया। पहले वायुमंडल चैप्टर शुरू से नहीं बुझाया है एकदम। आप इसको कहिए कि नहीं बुझाया, तभी हम बताते हैं, ठीक है ना। आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता समझिए, आर्द्रता कहते हैं इस हवा में नमी धारण जल कितना ग्रहण कर लेता, ये ना बुझा रहा है। हवा है और कितना मतलब जो है ये हवा है, और इसमें जो है जलवाष्प धारण करने की क्षमता कितना है, यानी कि माने पानी को भाप कर रहे हैं, सुखा जा रहा है, तो कहेंगे कि क्षमता है का सूखे के। पानी गर्म कर रहे हैं और इसी में बिला जा रहा है, तो कहेंगे क्षमता है सूखे के। जब तक बिला जा रहा है कहेंगे इतना क्षमता है सूखे के। और जब ना बिलाएगा तो गर्म करेंगे और पानी जो है बूंदा बूंदी के रूप में आ जाएगा, तो कहेंगे ये से ज्यादा अब जलवाष्प कोई सोख नहीं सकता। तो वो हो गया क्या? यह अधिकतम इतना जलवाष्प सोख सकता है, एक फिक्स तापमान पर। तापमान लेकिन घटा बढ़ा नहीं रही, घर के फिक्स रख रहे हैं। तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता कहे 800 ग्राम इस घर की है, आराम से शुरू से समझिए। और 400 ग्राम ये रखले है अभी वर्तमान में, ये घर मान लिए ये जलवाष्प रखले है। जलवाष्प मतलब भाप के रूप में जो बिला जा रहा है वो सब रखले है, उतना बिलायल है, इसमें बहुत सारा वाष्प, ठीक है। तो 400 ग्राम बिलायल है, रखले है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो इनमें के कण से गर्म हो जाएगा, तो जलवाष्प सूखे की क्षमता का बढ़ जाएगा। जलवाष्प सूखे की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो सूखे के क्षमता 800 ग्राम है, ये बढ़ के हो जाएगा मान लिए 1200। उतना टेम्परेचर फिक्स रहता है कि कितना बढ़ेगा तो कितना होगा। तो मान लिए कि बढ़ के कितना हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया था 1200 ग्राम, तो रखले कितना है 400 ग्राम। तो 400 बटे 1200, 4 तिया 12 और 100 बटे 3, 33.3%। आज जब पहले 400 था और 800 कैपेसिटी था, तो 50% इस वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता थी, 50%। और जब टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका 33.3% हो गया, यानी कि घट गया। यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है, इसके कारण बटा वाला मान बढ़ता है तो ये घट जाता है, सापेक्ष आर्द्रता। इतना तक क्लियर है। अब क्या है कि ठंडा भी तो हो सकता है, सूरज डूब जाए, चारों तरफ से बादल छा जाए, ऐसा किस हो जाए तो टेम्परेचर घट सकता है। जब टेम्परेचर घट जाएगा तो इसी वायुमंडल को जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। नहीं, टेम्परेचर घटने लगता है तब बूंदा बूंदी होने लगता है दीवार वाल पर भी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वायुमंडल को जलवाष्प धारण करने की क्षमता, सूखे की क्षमता, जलवाष्प को बिलावे की क्षमता कम हो जाएगी। यानी 800 ग्राम से अब यह हर ज़्यादा से ज़्यादा 600 ग्राम जलवाष्प सूख सकता है। और सूखले कितना है पहले से? है कितना? 400। तब कहेंगे इसकी आर्द्रता क्या हो जाएगी? बढ़ गई। 400 बटे 600 गुने 100 करेंगे तो 50% से भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। 400 बटे 600 तो 66.5% हो गया। माने टेम्परेचर घट रहा है तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता, बात को पहले ही बता दे, आराम से स्टेप को कंसंट्रेशन बना के सुनेंगे तब जाके क्लियर होगा, क्योंकि हमको खुद ही सब नहीं बुझाता था पहले, लेकिन इस बात को बार बार देखे तो 2-3 साल में अभी इतना एज हो गया तब बुझा रहा। ठीक है, तो आपको भी जो है अभी 2-3 साल पहले बुझा रहा है, तो आपको तो बहुत हमसे बहुत पहले जान जाइएगा। इसीलिए केवल कंसंट्रेशन बना के सुनिए, बातों को समझिए। तो ये जो है ये टेम्परेचर घट रहा है तो सापेक्ष आर्द्रता क्या हो रही है? जलवाष्प धारण करने की क्षमता घट रही है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ रही है। 66.5% हो गया। अब एक बात और समझिए, टेम्परेचर और घटा और नमी धारण करने की जो जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है, यह 600 ग्राम जो थी घट के हो गई 400 ग्राम। अब जलवाष्प है कितना? पहले से इसमें जलवाष्प भरा हुआ है, कितना है?
400 ग्राम। तो 400 ग्राम जलवाष्प है, वो नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जितना बूंदा बन गया वो बनले रहेगा। तो 400 ग्राम अभी भी है इस घर में वो जलवाष्प, लेकिन टेम्परेचर कम होने के कारण इनमें के जो हवा सब है, वो हवा सूखले है जो जलवाष्प के, तो उसका सूखे के कैपेसिटी हवा के कम हो गया, 400 ग्राम हो गया। और 400 ग्राम है तो 400 बटे 400 गुने 100 बराबर कितना, 100%। टेम्परेचर इतना घट गया कि घटते टेम्परेचर घटता है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ते 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 100% हो जाती है। तो जब 100% हो गया तो इसका तात्पर्य है कि जितना इस वायुमंडल को जलवाष्प धारण करने की क्षमता है उतना धारण कैले है, उतना रखले है जलवाष्प, 100% आता हो गया। अब टेम्परेचर और घट जाए तो क्या होगा, सोचना है। टेम्परेचर और घट गया तो घटेगा तो इसको जलवाष्प धारण करने की क्षमता, एक फिक्स आयतन को, फिक्स जगह को जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो यानी कि 300 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया, तो 300 ग्राम होगा। तो क्या 400 ग्राम जलवाष्प रहेगा, नहीं ना रहेगा। जैसे जैसे जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होने लगेगी वैसे वैसे में के जो वाष्प पानी बने लगेगा, यानी ओस बन जाएगा, समझ रहे ना। तो 300 जब टेम्परेचर कम हो जाए तो 100 ग्राम जो जलवाष्प है वो ओस बन जाएगा, पानी बन जाएगा, और भाप के रूप में नहीं रहेगा, बस संघनित होकर के पानी बन जाए, ठीक है ना। कैसे ग्राम, 100 ग्राम, क्योंकि 300 ग्राम कैपेसिटी, तो 300 ग्राम अभी भी सूखा रहेगा और 100 ग्राम ओस बन जाएगा। और टेम्परेचर कम हो जाए, 200 ग्राम धारण करने की कैपेसिटी होगी, कभी भी 100% से ऊपर आर्द्रता नहीं हो सकती, समझ रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि अभी कहिएगा ये तो 400 रहेगी, 400 कहाँ रहेगा, जलवाष्प धारण करने की क्षमता कितनी है, 300। आई 400 था, लेकिन अब 400 रहा नहीं, जब 300 हो ये भी हुआ तो वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 100 ग्राम जलवाष्प जो था वो अब जलवाष्प नहीं रहेगा, वो 100 ग्राम जो है वह पानी में बदल जाएगा, जल हो जाएगा। जलवाष्प से क्या हो जाएगा, जल, ठीक है। तो 300 ग्राम रहेगा, हमेशा 100% से ज्यादा सापेक्ष आर्द्रता नहीं हो सकती, पानी में बदलने लगेगा। इतना बातें क्लियर है। तो कोई भी ओस कब बनता है, बादल कब बनता है, जब उसकी आर्द्रता 100% हो जाती है, तब जा करके जो है, ठंडी के समय में अभी आया ठंडी, तभी कुछ दिन के बाद देखिएगा सुबह सुबह जो ओस बन जाए। काहे है कि टेम्परेचर रात में सूरज डूब गया, ठंडा होते 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 जलवाष्प तो उतने धारण कर ले था, ठीक है, होते 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 जो 800 था धारण करने की क्षमता हो गई 600, 400। जब 400 से कम होने लगा, ठंडा इतना हो गया कि 400 से भी भोरे भोरे कम हो गया, टेम्परेचर कम होने के कारण, तो धारण करने की क्षमता 400 से भी कम होने लगा, तो समझिए जितना जितना कम हो रहा है उतना उतना वो ओस बन जा रहा, ठीक है। तो ओस बनने का कारण क्या, इसको समझे। सापेक्ष तथा जलवाष्प की मात्रा हम वायु के तापमान पर निर्भर करता है, इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, हमेशा प्रतिशत में आता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि टेम्परेचर इतना ही रहे, खाली जो है वाष्प, जल के कण वाष्पित ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर उतना ही है, जल के कण वाष्पित ज्यादा हो रहा है, तो वाष्पित हो रहा है तो धारण करने की क्षमता 800 ग्राम है, और जलवाष्प 400 से बढ़ते बढ़ते 500, 600, 700 जलवाष्प पे बढ़ाने लगे तो 800 हो जाएगा, तो आर्द्रता कितना हो जाएगी, 100%, ठीक है। तब इसके बाद जलवाष्प और बढ़ेगा तो भी वो क्या बने लगेगा, ओस बने लगेगा। तो ओस दो तरीका से बन सकता, या तो जलवाष्प की मात्रा कांस्टेंट रखे और टेम्परेचर जो है घटाते चल जाए तो ओस बन सकता है, या टेम्परेचर का मान कांस्टेंट रखे, जलवाष्प की मात्रा बढ़ाते चल जाए तो भी क्या हो जाएगी, ओस बन जाएगा। इतना बात क्लियर। आप ध्यान दीजिए, सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु में तापमान पर निर्भर करती है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, और वायु में तापमान कम होगा, कि कम होगा तापमान तो सूखे की कैपेसिटी भी कम होगा, तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, ठीक कह रहा है। वायु का तापमान कम होता है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, हर लाइन को समझना है। एवं तापमान बढ़ेगा
तो नमी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, सापेक्ष आर्द्रता घटेगी। तो तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु किसे कहते हैं? जब आर्द्रता, संतृप्त का मतलब जितना सूखे की कैपेसिटी उतना सूखले पूरा फुल है। तो संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितना होती है? 100%। तब कहते हैं संतृप्त है, जितना जलवाष्प सूखे की कैपेसिटी है उतना पूरा के पूरी सूखले है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए अधिक आरामदायक है। यानी जितना जलवाष्प सूखे की क्षमता है वो 45% जलवाष्प धारण कैले है, समझ लीजिए कि मनुष्य के लिए ठीक रहेगा। मनुष्य का चेहरा शरीर न ज़्यादा सूखा रहेगा और न ज़्यादा पसीजल रहे, आरामदायक, आराम महसूस होगा। कितना परसेंट में बोलिए तो? 45% अगर वायुमंडल में है तो। संघनन, संघनन कब होता है? जब आर्द्रता 100% हो जाती है, तब वो कण सब नजदीक नजदीक आके जल बने लगता है, बादल बने लगता है। जब आर्द्रता कितना परसेंट हो जाती है? 100%। अब समझिए, लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में कि ऊपर जाते हैं 165 मीटर तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। इतना बात क्लियर है? तो जब नमी युक्त कण जब सूरज के प्रकाश इस धरातल पर पड़ते हैं, इस महासागर में पड़ते हैं, तो ऊपर कण जल वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है। वाष्प हवा से हल्का होते हैं इसलिए ये ऊपर उठे लगता है। ऊपर उठते उठते किलोमीटर ऊपर जाएगा तो नीचे तो उस जलवाष्प जो है नीचे में टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन ऊपर गया तो 1 किलोमीटर ऊपर गया तो कई डिग्री टेम्परेचर कम हो गया? 6.5 डिग्री। 2 किलोमीटर ऊपर गया तो कितना? 13 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। तो सोचिए 2 किलोमीटर ऊपर क्या होगा? वहां पर वायुमंडल को जलवाष्प धारण करने की क्षमता घट जाएगी। घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? जलवाष्प धारण करने की क्षमता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है बढ़ती है। टेम्परेचर घटा ना, ऊपर में जाने पर टेम्परेचर क्या हो गई? घट गई। तो जलवाष्प बढ़ी मतलब कहने का मान हुआ कि टेम्परेचर घटा, तो टेम्परेचर घटा तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी क्या होगी? घटेगी। क्लियर है? टेम्परेचर घटा ऊपर में 13 डिग्री सी, 1 किलोमीटर में 6.5, तो 2 किलोमीटर में कितना? 13 डिग्री सी। तो टेम्परेचर 13 डिग्री सी घट गया तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो उस वायु में सापेक्ष आर्द्रता क्या हो गई? बढ़ गई। सापेक्ष आर्द्रता जो यहाँ पर जो था वह मान लिए कि नीचे में 60% था, ऊपर जा रहा है तो 70, 80, 90, ठीक है ना। सापेक्ष आर्द्रता बढ़ते बढ़ते कितना हो जा रहा है? 100। तो जहां 100 होगा, ये तो क्लियर है ना कि ऊपर जाएगा तो सापेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर घटेगा तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता घटेगी, घटेगी तो ईमान बढ़ेगा। तो ऊपर में जाने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है, तो जितना किलोमीटर पर जाके 100% हो जाएगा वो जलवाष्प अब ऊपर उठेगा नहीं। वाष्प तभी उठ रहा था जब वो वाष्प था और वो हवा के सूखे के कैपेसिटी था, तब जा करके। अब उसको हवा के सूखे के वाष्प के रूप में रखे के कैपेसिटी नहीं है, तो उस सारा वाष्प सबको जोड़ जोड़ के एक जल के रूप में कन्वर्ट करना। क्योंकि आर्द्रता जब भी 100% होती है तभी वाष्पित कण, जलवाष्प के कण जल बनने लगता है। तो वहीं जहाँ 100% आर्द्रता ऊपर में अब कहीं 2 किलोमीटर में, कभी 3 किलोमीटर तक चल जाता है, क्योंकि आर्द्रता 100% अभी नहीं हुआ 3 तक, 4 किलोमीटर हो गया, कहीं 5 किलोमीटर, तो वहाँ बादल बनेगा। जहाँ उसकी आर्द्रता पहुँच गई 100%, वो बादल बन जाए, संघनन की क्रिया होने लगेगी। यानी कि संघनन की क्रिया कहते हैं वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहला, ठीक है। ये क्रिया होने लगेगी 100% आर्द्रता पर। तो अब इस बात को कि
जल की गैसीय अवस्था, समय हो गया क्या? जल की गैसीय अवस्था, समय नहीं ना हुआ अभी, 10 हो रहा है। जल की गैसीय अवस्था में तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, तरल या ठोस अवस्था कोई भी है, गैसीय अवस्था के तरल, चाहे तरल हो जाए चाहे ठोस हो जाए, बर्फ बन जाए, तब को कहते हैं संघनन। गैस को तरल लिक्विड चाहे ठोस बन जाना कहलाता है कौन चीज? संघनन। कब होता है? यह दो कारण से होगा। तापमान में कमी हो, ऊपर जाते तो टेम्परेचर कम हो रहेगा, कम हो रहेगा, कम हो रहेगा, तो सापेक्षता बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, 100% हो जाएगा, संघनन होने लगेगा। या वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर, तो सिंपल है, तापमान में कमी ही होता है तो वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता आर्द्रता बढ़ती है। ऐसे भी हो सकता है कि तापमान में कमी नहीं हो और जलवाष्प खाली बढ़ जाए, तो जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ेगी ना, तो भी सापेक्ष आर्द्रता का मान क्या होगा कि बढ़ेगा, तो भी बढ़ेगा। तो इस केस में भी खाली जलवाष्प यही जगह ओस नहीं बन जाता, ओस वाला उदाहरण नहीं हो जाएगा दूसरा वाला कि ऊपर जाके जरूरतें नहीं है। ठीक है, यही पर टेम्परेचर कम होते होते रहेगा, जलवाष्प की मात्रा बढ़ती रहेगी और क्या हो जाएगा? 100% सापेक्ष आर्द्रता और बादल बन जाएगा। जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक, इसको यहाँ तक आ गया। ओसांक, ओसांक पर ड्यू पॉइंट, वो ड्यू माने ओस और पॉइंट माने ओसांक, समझ रहे हैं ना? तो वायु को जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, उस बिंदु को ओसांक बिंदु। वह तापमान कितना है इस पर वह गैस जलवाष्प जल बने लगा, निसंघनन की क्रिया करने लगा, तो तापमान को कहते हैं कौन सी? ओसांक बिंदु। ओस बने रहा है जिस तापमान पर, उसे बिंदु को कहते हैं ओसांक बिंदु। जिस तापमान पर ओस बने लगा तापमान को ओसांक बिंदु कहते हैं। और ओसांक बिंदु पर सिंपल है, आर्द्रता कितना % होगी? 100%, तभी ये ओस बनेगा, क्योंकि उसे अब वाष्प रखने की कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा। ओस पड़ने के लिए ओसांक 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक कितना होना चाहिए? 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए ओस बनने। अगर 0 डिग्री आ जाएगा तो बर्फ बन जाए, तो ओस नहीं रहे। ठीक है ना? ओस रहने के लिए ओकरा कितना? 0 डिग्री से मैंने 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे कम से कम होना चाहिए, तो ओस रहेगा। अगर 0 हो जाएगा तो ओस नहीं रहेगा, वो हो जाएगा तुषार, पाला या तुषार। पाला माने बर्फ, जब पड़े लगता है तो उसे, जब ओस बर्फ हो जाए तो क्या बोलते हैं? पाला। नहीं, ठंडी के समय में जनवरी में एक पाला पड़े, ठंडा ज़्यादा लगता है तो ऐसा सुनते कि नहीं कि पाला पड़े है? सुने कि नहीं सुने हैं? तो पाला जो है कि हम ही खाली सुने हैं, आप भी सुने होइए। क्या बोले? हाँ, अब 1 महीना बाद जो है, 1 डेढ़ महीना बाद पाला पड़ेगा। अभी ठंडा लग रहा है, अब बाद में ठंडा नहीं, पाला पड़ेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो पाला क्या कहते हैं? जब ओसांक हिमांक से नीचे हो जाए, यानी उससे भी नीचे आ जाए 0 डिग्री, या माने बर्फ हो जाए कहने का मतलब, तब ओस के स्थान पर पाला हो जाता है। उसी बर्फ को जब ओस जब ठोस रूप ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? पाला पड़ रहा है। कहीं कहीं बर्फों गिरी रहता है, इतना ठंडा हो जाता है, तब कहते हैं हम लोग पाला पड़। तब जो है घरे से हम लोग को बुलाया जाता था कि तब कोड़ा लेके आएगा। 9th 10th में पढ़ने जाते थे, तब स्कूल में जो कोचिंग है उसमें घरे से अपना पुआल लेके आएगा, कोड़ा माने लेके आएगा, और आगी आते पहले सबको ही आगी तापेगा, समझ रहे हैं ना? 10 मिनट 15 मिनट आगी ताप के तब क्लास में बैठेगा, मतलब ठंडा मार देगा। तो हम लोग ले जाते, जिसका जिसका जो है सब ले जाता था, दो दो कोड़ा, कोनो मतलब जो है टायरे से पहुंचाता था। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। तो यह पाला पड़ता था तब उस समय व्यवस्था किया जाता, तो पाला समझ में। अब कोहड़ा नहीं, कोहड़ा जानना है। कोहड़ा तो हम लोग जो है जो है मीठा वाला सब्जी जो बनता है कि नहीं, तो ये है क्या? फॉग। ड्यू अलग है, फॉग अलग है। तो फॉग को क्या कहते हैं? कोहरा, कोहरा। ठीक है,
और वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल के धुएं रज संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। यानी कि निचली परत वायुमंडल के उच्छोमंडल के भी नीचे में जहां हम लोग रहते हैं, एकत्रित धूल के कण धुआं, ये सब जो है जलवाष्प में धूल के कण भी सट जाए, धुआं भी सटा हुआ हो, उसमें उसमें धूलों के कण सटल हो, उसमें धुआं भी सटा हुआ हो, तब इसको हम लोग जो है तब इसको हम लोग जल पिंडों को, वैसे ओस वाला बूंदों को कोहड़ा नहीं क्या कहते हैं, क्या जी आप लोग, तो इसको बोलते हैं कोहरा। क्या बोलते हैं बोलिए तो, कोहरा। उषांक के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। और याद रखिए, कोहरे जो बनते हैं यह सिंपल समझ ले, धूल के कण और कालिक, या फिर कहेंगे कि धूल के कण और धुआं वो भी सट जाए अगर उसमें, तो उसे क्या बोलेंगे, कोहरा बोलेंगे। इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती, माने कोहरा थोड़ा ओस से भयानक स्थिति हो गया। तब उस समय हम लोग सुबह सुबह जब 9th में पढ़ने जाते, साइकिल चलाते थे, ठीक है, तो क्या हम लोग सभी कोई, हम लोग का मतलब सभी कोई, ठीक है, आप भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो इस केस में जब रोड पर साइकिल चलाते हैं तो उस समय ध्यान रखा था कि ट्रक आ जाएगा बगल में, काहे, क्योंकि ट्रक सुबह सुबह जो चल रही होती है, तो इस केस में क्योंकि उसका 1 किलोमीटर तक भी देखे के कैपेसिटी नहीं होता है, ठीक है, तो तुरंत 1 किलोमीटर दूर मतलब जो है ट्रक है, तुरंत आ जाएगा 2 मिनट के अंदर में, ठीक है। आप भी आगे बढ़ रहे हैं साइकिल से तेजी से, तो टक्कर लग जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब नहीं दिखाई दे रहा होता है, ठीक है ना, आगे क्या है, दृश्यता आगे नहीं होती है, तो हम लोग किनारे किनारे पहले ही से चला रहे, ना को ठोकर भी लग जाता था। तो ध्यान दीजिए बातों को। तो अगर इसकी दृश्यता, क्योंकि कालिक धुआं आ जाएगा, तो ये कोहरा की दृश्यता कितनी हो जाएगी इसके, 1 किलोमीटर से कम, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं देख सकते, तो इसको कोहरा बोलते हैं। अब धुंध, हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एरिया तक नहीं फैले, कुछ दूर तक है, फिर हट गया है, फिर कुछ दूर तक है, तो उसे धुन घेर ले है। धुन माने बहुत ऊंचाई तक नहीं रहता है, धुन कम तक रहता है, तो इसको कहते हैं धुन घेर ले। धुन कोहरा तो हम लोग जानते हैं, कुहासा जानते हैं। और ये लेकिन धुन रहता है तो 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं। कितना किलोमीटर तक, उसमें भी 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं देख सकते। कोहरा के केस में 1 किलोमीटर तक दिखाई देता है, धुंध के केस में 2 किलोमीटर। बादल, बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म एडियाटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान में उषांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं के रूप में तैरते हैं, और रूप में आधार के आधार पर देखिए समझिए, टेम्परेचर कम होते होते ओस बन जाएगा, ठीक है, ओस बन गया, उषांक बिंदु से भी कम हो जाएगा तो पूरा जल के रूप में वो बन करके बादल हो जाएगा पूरी तरीका से। और बादल हल्का होता है इसीलिए वायुमंडल में तैरते हैं। बादल के 4 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है, एकदम ध्यान दीजिए, सभी को शांत रहिए, सुनिए कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो बस हमारा पढ़ाई पर शब्दों पर वही टाइप से था, कोई कोई शब्द ऐसा आ जाता है एकदम गांव वाला जो है शब्द में बोल देते हैं, तो थोड़ा लगता होगा इसे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो ऐसा है तो है, अब मेन जो है समझना है इस बातों को। बादल कई प्रकार के होता है, 4 प्रकार का। सबसे कैसे ही बांटा गया है, तो पृथ्वी सतह के ऊंचाई के हिसाब, तो पढ़े ना कि ऊपर टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है, वैसे वैसे जो है टेम्परेचर कम होता है, तब एक फिक्स जगह पर बादल बनता है कि वहाँ पर आर्द्रता देखा जाता है कि 100% पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो जहाँ पर हो सकता है 2 किलोमीटर में आर्द्रता 100% हो जाए, हो सकता है कि 1 किलोमीटर में हो जाए, तो 1 किलोमीटर में भी बादल बन जाता है। हो सकता है 100% आर्द्रता 5 किलोमीटर में हो सकता है 12 किलोमीटर में भी हो, ठीक है, तो वहाँ बादल बने। तो कितना ऊंचाई पर बादल बनता है उसके हिसाब से देखिए, अभी क्वेश्चन ये पूछा था, दरोगा मेंस वाला में, शायद बीपीएससी में भी एग्जाम हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, बादल से। अब कोई सोचेंगे कि नहीं छोड़ो रहे तो फालतू के दिले है, फालतू नहीं दिया है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ जाएगा। स्तरीय बादल से रिलेटेड क्वेश्चन, स्तरीय बादल किसे कहाँ बनता, तो इसी में पढ़ेंगे।
तो ध्यान दीजिए सभी कोई, बादल कई टाइप का पढ़े, 4 टाइप का। सबसे पहला पक्षाभ बादल। तो पक्षाभ बादल सबसे ऊंचा बनता है, 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर, माने 8 किलोमीटर से हो जाएगा 12 किलोमीटर। 8000 मीटर को कहते हैं ये 8 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर को 1000 मीटर, तो 8000 मीटर को 8 किलोमीटर। चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई, गौर करिए। 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होते हैं पक्षा बादल। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं, माने बहुत ऊंचाई तक नहीं रहता है, थोड़ा सा बस वहाँ पर, वहाँ पहुँचते पहुँचते ही मतलब जो पहले ही सब बादल बन गया है, कुछ जलवाष्प कण ऊपर उठा है, ठीक है ना। तो वहाँ बहुत मोटा नहीं रहता है, वो पतला रहता है, कम एरिया में रहता है, जगह जगह थोड़ा 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 रहता है। उस बादल को कहते हैं पक्षाव बादल। और ये पक्षी के पंख की तरह होते हैं, उजला आखथा पक्षी है। डोव साबुन जो है पर देखते हैं पक्षी का चित्र बना होता है, और डोव साबुन पर जो पक्षी का चित्र बना होता है वो फाख्ता पक्षी होता है। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पक्षी माना। और ये जो फाख्ता पक्षी है, इसका पंख पूरा सफेद रहता है, व्हाइट, माने जितना व्हाइट हो सकता है उतना, ठीक है ना, पूरा उजला रहता है ना। हंस जो पूरा उजला, उससे भी ज्यादा उजला, समझ रहे हैं ना, ये फाख्ता पक्षी। तो ये डोव साबुन पर इसलिए बनाया जाता है कि आप स्नान करिएगा तो आप भी वैसे ही उजला हो जाइए, माने उसका मोटो रहता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, वो बना दिया है अपना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये फाख्ता पक्षी की तरह ये पूरा सफ़ेद रंग में ऐसा दिखता है, जैसे वर्षा वर्षा होता नहीं है, ठीक है ना, बस ऐसे ही जो है, कभी वर्षा नहीं कराता है, लेकिन वैसे ऐसे ही बादल बना रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है, खत्म, उड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, या ऊपर 8 से 12 किलोमीटर जो बादल बनते हैं, उस बादल को कौन बादल कहते हैं? पक्षाभ बादल। और सबसे ऊंचे होते हैं, और रंग कैसा होता है? सफेद। और किस के आकार में रहता है? पक्षी के पंख के आकार। कपासी बादल ये बनता है 4 से 7 किलोमीटर के बीच में। और कि कपास जैसे रुई बहुत सारे एक जगह रखा रहता है ना, तो नीचे में एरिया ज़्यादा, फिर धीरे 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 रुई का जैसे ढेर रखा हुआ है काफ़ी ऊंचाई तक, वैसे ही आकाश में बादल जो नजर आता है उसे कहते हैं कपासी बादल। कौन बादल कहते हैं? यानी कपासी बादल हो गया, कपास की तरह दिखता है, जैसे रुई रखा हुआ है बहुत सारा, वैसे कपासी ये भी उजले रहेगा, और या चित्रे तथा इधर उधर बिखरे दिखाई देते हैं। और ये चपटे आधार, माने आधार फैला रहेगा, रुई रखल है तो नीचे का एरिया ज्यादा होगा, ऊपर में क्या है, कोना बन जाएगा, तो आधार ज्यादा रहेगा, शीर्ष गुंबद के आकार में, माने इसे ऊपर में एक गुंबद नुमा आकृति, तो उसे कौन बादल कहते हैं? कपासी बादल। सभी बातें याद रखना है, गुंबद नुमा आकृति बनाती है कौन? कपासी बादल। पंख, पक्षी के पंख के आकार की आकृति बनाती है पक्षाव बादल। स्तरी बादल ये परतदार चादर की तरह, जैसे बहुत सारा, एगो चादर, दो चादर, तीन चादर ऐसे लाइन से रखा हुआ है, ढेर रखा हुआ है चादर का, आयत के रूप में, ठीक है ना। तो इस टाइप का लगता है कि बहुत सारे एक ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और चौखोट ही है, ठीक है, फिर गुंबद की तरह नहीं है। तो ऐसी बादल को कहते हैं स्तर। स्तर में एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर, चार स्तर, पांच स्तर, समझ रहे हैं ना। तो स्तरी बादल कहते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं, ये कभी कभी पूरा आकाश लगता है ढके हुआ, ऐसा 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक बनता है। और इसमें सतत वर्षण का गुण होता है, जब वर्षा होता है तो काफी दिन तक वर्षा होते रहती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक वर्षा। इसके कारण स्तरी बादल के कारण, तो यह जो है 2-3 किलोमीटर ऊंचाई में बनता है, ये वर्षा वाला बादल है। ये बादल सामान्यतः या तो उष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों के हवा में आपस में मिश्रित होने से बनता है। क्यों बनता है यह स्तरी बादल? जब जब जो है वायुमंडल में उष्मा का क्षय होने लगता है, उष्मा कम होने लगती है इस वायुमंडल की, उस एरिया में बहुत सारा कारण है उष्मा क्षय होने की। तो उष्मा जब क्षय होने लगते हैं, कम होने लगता है, तो बादल बनता है। दूसरा, अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होते हैं, कौन 20 डिग्री का वायुमंडल, कहीं 30 डिग्री का वायुमंडल एक साथ मिलता है, तो भी बन जाता है स्तरी बादल। अलग अलग तापमान के हवाओं को मिलने से बनते हैं, या जो है
उष्मा ह्रास के कारण बनते हैं। कौन बादल? अस्तरी बादल। और ये तो बनता है तो कभी कभी बनता भी है और वर्षा ज़्यादा कराता है। हमेशा जो बना ही रहता है बादल, वर्षा हो ही रहता है 2 घंटा 4 घंटा के लिए हमेशा, उसका नाम है वर्षा बादल। सबसे ज़्यादा वर्षा इसी के कारण होती है। ये कहेंगे लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी है स्तरी बादल, कंटिन्यूअस 2-3 दिन तक हो तो कौन है? स्तरी बादल। लेकिन जो अधिकांश जो 2 घंटा 4 घंटा के लिए जो वर्षा होता है वो किसके कारण होते हैं? वर्षा बादल के कारण। इसका नाम है चौथा वाला वर्षा बादल। और इस सबसे नीचे बनता है, तुरंत वर्षा कराता है। यह सलेटी रंग का होता है, याद रखिएगा। सलेटी रंग में स्लेट जो कौन वाला स्लेट? जो माटी वाला स्लेट, ठीक है, नहीं पूरा काला रंग देता है, कुटहिया स्लेट नहीं, ठीक है। जो बच्चा में जो है माटी वाला स्लेट था ना जो फूट जाता था, ठीक है, वैसा वाला स्लेट का रंग, और वो भी रंग जो 6 महीना हो गया तो रंग और गाढ़ा पकड़ लेता था, वैसा रंग में आकाश में जो दिखाई देता है, ठीक है ना, और वो फूट जाता था तैयो उसको लेके जाके उसी पर लिखते थे। वैसा वाला स्लेट की बात कर रहे हैं, समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो कोनो बात नहीं, ठीक है ना। तो स्लेटी बादल याद रखिएगा सबसे ज़्यादा वर्षा कराता है, और यह मध्य स्तर पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। याद रखिएगा ये कहाँ बनते हैं बताइए तो? मध्य पृथ्वी के सबसे यानी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में, यानी 2 से 3 वाला हो गया स्तरी बादल, और 1 से 2 किलोमीटर के बीच में कौन बादल बनते हैं बताइए तो? वर्षा बादल। कभी कभी बादल की ऊंचाई इतनी कम होती है कि थोड़ा ऊंचाई जगह से लगता है कि छू लेंगे उस बादल को। माने ऊंचा वाला जगह पर गए, अरावली पर्वत या छोटे मोटे भी ऊंचाई जगह पर गए तो वहां से वो बादल को छू सकते हैं। ध्यान दीजिए, कभी कभी बादल इतना नीचे हो जाता है। ये 4 रूपों में ये बादल में, अब देखिए ये तो हम लोग पढ़े 4 गो, वर्षा, अस्तरी, कपासी और पक्षाव। वर्षा, अस्तरी, नीचे से ऊपर तक पढ़ेंगे तो वर्षा, अस्तरी, कपासी और पक्षाव, यही ना पढ़े हैं। 8 से 12 पक्षाव, 3 से 7 कपासी, और 2 से 3 अस्तरी, और 2 से नीचे वाला वर्षा बादल। तो ये जो है कोई ये तो टाइप है, लेकिन सब एक दूसरा से मिल जाता है, ठीक है। ऊपर वाला कपासी, ऊपर पक्षाव वाला भी आकर के नीचे उतर करके मिल जाता है कपासी वाला से, उसके नीचे कपासी है, और कपासी वाला भी नीचे उतर कर स्तरियों में आ जाता है, कभी कभी वर्षा बादल तक भी आ जाता है। तो सब कभी कुछ स्तरीय बादल है वहाँ, कुछ कपासी बादल है, कुछ पक्षाव बादल है, कुछ वर्षा बादल है। तो सब एक ही जगह नहीं कि एक ही लेयर में रहता है, वो नीचे उतर उतर के मिला जुला भी रहता है। तो उस आधार पर हम लोग को अब देखना है कि मिले जुले आधार पर कौन कौन बादल। ध्यान दीजिए, हम लोग को जानना है जब मिले जुले आधार पर जो होते हैं तो ऊंचे बादल जो सबसे ऊंचा में रहता है, ठीक है ना, तो उनमें कौन कौन टाइप का मिला जुला बादल होता है? तो सबसे ऊंचा चूंकि पक्षाव है तो शुद्ध पक्षाव भी रह सकता है, किसी से मिलावट नहीं। पक्षाव का मिलावट स्तरी से हो सकता है, यानी पहला वाला तीसरा लेवल वाला, दूसरा कपासी है और तीसरा कौन है? स्तरी। तो पहला वाला पक्षाव उतर के नीचे आ जाता है स्तरी तक, स्तरी थोड़ा ऊपर उठ जाता है, वो नीचे नहीं आया, पक्षाव नीचे नहीं आया, वो थोड़ा नीचे आया, ये स्तरी ऊपर उठ गया, समझ रहे हैं ना, तब ना ऊंचा में बादल बनेगा। तो हम लोग ऊंचाई पर बादल कौन कौन बनता है वो पढ़ रहे हैं, तो स्तरी वाला ऊपर उठ गया रहता है। तो ध्यान दीजिए, बनता है 2 या 3 किलोमीटर में, लेकिन बाद में उठ जाता है ऊपर, तो कहेंगे ऊंचे बादल में आता है। कौन कौन? पक्षाव, पक्षाव स्तरी, और चूंकि पक्षाव दूसरा लेवल वाला, पहला दूसरा वाला कपासी है तो पक्षाव कपासी कह देंगे। इतना बात क्लियर है? चलिए इसको देखिए और कौन कौन है। और जो पेज मिला है सब किन्हीं को, अगर मान लिए हम लेट से कभी आए, चाहे बीच में हम पानी पीने लगे, तो पढ़ते रहना है, समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है। उसमें सभी जो है देखिए तो अभी क्या क्या लिखे हैं, थोड़ा उसको गौर से देखिए दोनों तरफ, बताइएगा तो क्या लिखे हैं पहले।
देखिए जैव मंडल रिजर्व है ना। और यह जो है भारत का 18 गो जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है। वहाँ पर जंतु, मनुष्य, जो भी प्राणी हैं सबकी रक्षा करने के लिए, मनुष्य की भी, मनुष्य कैसे वहाँ स्वस्थ रहेंगे ये भी ध्यान देखा जाता है। और हर प्रजातियों की रक्षा की जाती है, जैव मंडल रिजर्व है। तो ये टोटल भारत के 18 गो जैव मंडल रिजर्व है। भारत ने भी उसको रक्षा करने के लिए जैव मंडल रिजर्व बना के रक्षा करने की बात करने लगे 1986 से। यूनेस्को लेवल पर वैसे वैसे क्षेत्रों की रक्षा की जाती है। और भारत 18 गो जो क्षेत्र जैव मंडल रिजर्व घोषित किया है, उनमें 12 गो को यूनेस्को भी सम्मिलित कर लिया है। तो भारत का अलग जैव मंडल रिजर्व है, ठीक है ना। अब यूनेस्को में सम्मिलित जो भारत का जैव मंडल रिजर्व 18 गो में कै गो है, 12 गो। और उसकी क्या कहानी है वो लिखे हैं इधर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है, और इधर कहाँ कहाँ वो लिखे हैं, तो याद करके पढ़ के आना। ध्यान दीजिए इधर, पहले इसको कंप्लीट करना है। जो स्तरीय बादल पढ़ लिए हम लोग, कौन सी? एक पक्षाव बादल, पक्षाव स्तरीय, पक्षाव कपासी, 3 गो। और बीच में रहता है मध्यम ऊंचाई में स्तरीय बादल देखने को मिलता है। पक्षाव बादल मध्य में कभी देखने को नहीं मिलेगा। स्तरीय बादल मिलेगा, कपासी मध्य मिलेगा। कपासी और कौन सी? स्तरीय। तो ये होता है मध्य में, कपासी और स्तरीय बीच में बादल बनते हैं। और कम ऊंचाई में सबसे बादल जो बनते हैं वो किस किस टाइप का होता है, कौन कौन मिलावट रहता है? तो स्तरीय कपासी शुद्ध शुद्ध रहता है, बीच में मिलावट नहीं रहता। स्तरीय रहेगा नहीं तो कपासी रहेगा, जो दूसरा तीसरा वाला। और सबसे नीचे रहेगा तो स्तरीय कपासी, यानी दूसरा वाला तीसरा वाला एक साथ मिलावट रहेगी। स्तरीय वर्षा बादल, यानी तीसरा वाला चौथा वाला सबसे नीचे जो है वर्षा, स्तरीय वर्षा रहेगा। और जो है कपासी वर्षा, दूसरा और चौथा का भी रहेगा नीचे, ठीक है। दूसरा चौथा भी, तीसरा चौथा भी, जो कि स्तरीय वर्षा बादल का है। और दूसरा तीसरा भी, यानी कपासी स्तरीय। ये 3 टाइप के जो है, मध्य में कौन, ऊंचा में कौन, नीचा में कौन। और पहला वाला में 3 टाइप, दूसरा में 2 टाइप, तीसरा में 3 टाइप। बादल की गति को नेफोस्कोप में मापते हैं। बादल कैसे गति करता है वो मशीन को कहते हैं नेफोस्कोप। वर्षा, जब जलवाष्प की बूंदे जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा की परिभाषा है, जब जलवाष्प की बूंदे जल के रूप में पृथ्वी तक गिरती है तो उसे कहते हैं वर्षा। क्रिया को कहते, इस घटना को कहते हैं वर्षा हो रही है। वायु के ठंडा होने की विधिया के अनुसार वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। वर्षा कई प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो ध्यान दीजिए, वर्षा का टाइप केवल समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, चक्रवात प्रति चक्रवात तो पढ़ ही लिए हैं सभी को, फिर उसको एक बार रीडिंग दे देना है, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद और कुछ है क्या? चक्रवात प्रति चक्रवात के बाद, चक्रवात प्रति चक्रवात के बाद बस वही तरित झंझावत का किसका बनता है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो खत्म कर दिया जाए इसको, नहीं होगा तो इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। जो वर्षा के जो किस टाइप से वर्षा का टाइप है तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग जो है कल आइए और जो जैव मंडल रिजर्व दिए हैं तो याद करके आइएगा। इसी को थोड़ा बोल देते हैं 5 मिनट, ठीक है ना। हाँ बोलिए। इसको कोल्ड डेजर्ट को, अच्छा तो इसको हम कल देख करके इसको बता देंगे। इसे तो वर्तमान में हम सर्च किए थे तो वहाँ बताया था उतना ही, और जगह से भी सोर्स से सर्च करके बताएंगे, ठीक है ना। तो जैव मंडल रिजर्व जो है यह पूरी कहानी है, इसको इसके बार पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए सभी कोई, गौर करिए और थोड़ा तेज रहिए, चालाक बनना, ठीक है। वो अनुवांशिकी विविधता रहने वाले ऐसा संरक्षित क्षेत्र है। अनुवांशिक मतलब जितना प्रकार की जो है वनस्पतियां है, उस सब वनस्पतियों और उसमें उस वन में रहने वाले जितने प्राणी हैं उस सबकी रक्षा किए जाते हैं जैव मंडल रिजर्व के। और ध्यान दीजिए सभी कोई,
जयमंडल शब्द सबसे पहले 1885 में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एडवर्ड सुएज ने किया था। ऐसे भू रासायनिक व्लादिमीर वर्नाडस्की जो रूस के थे, इन्होंने इसको व्याख्या किया सबसे पहले। यूनेस्को ने वो पहले जयमंडल रिजर्व कार्यक्रम शुरू नहीं किया, उसके पहले 1971 में मानव और जयमंडल कार्यक्रम शुरू किया। 1976 में इसका नाम दे दिया जयमंडल रिजर्व कार्यक्रम, यूनेस्को। भारत ने इसको शुरू किया 1986 से। भारत ने कब से शुरू किया? और इसमें 1986 से शुरू किया, तब पहला जयमंडल रिजर्व जो घोषित किया गया, वह घोषित किया गया 1986 में नीलगिरी क्षेत्र को। नीलगिरी जानते ना कहाँ है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में। तो उसको घोषित किया वहाँ के प्राणियों की रक्षा, वनस्पतियों की रक्षा के लिए। और यूनेस्को पहले से चल रहा है 1976 से, लेकिन भारत का एक जयमंडल रिजर्व 2000 तक सम्मिलित नहीं था। 2000 में भारत के एगो क्षेत्र को जयमंडल रिजर्व घोषित किया गया, और वह नीलगिरी को ही, जो भारत ने जो पहला जयमंडल रिजर्व 1986 में ओकरा के मना लिया था, ओकरा के यूनेस्को ने सम्मिलित किया, वो भी पहला ही, और 2000 में सम्मिलित। और पन्ना अंतिमवा है बढ़ावा जयमंडल रिजर्व। एक कोल्ड डेजर्ट जो है, हो सकता है इसको सम्मिलित किया है, तो उसको भी देख लेंगे। अभी याद रखना है, बढ़ावा जो है जयमंडल रिजर्व कौन? पन्ना 2020 में। और 18 जयमंडल रिजर्व भारत का है, जिसका संरक्षण करता है। यूनेस्को में कई गो के सम्मिलित किया है? 12 गो को। और जो नंदा देवी जयमंडल रिजर्व है, इसमें बहुत प्रकार के जंतुओं, तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, बाज, सबको संरक्षित किया गया है। अब पौधा में सिल्वरवुड, लेंटिफोली जैसे ऑर्चिड और रोडोडेड्रॉन पौधा को सम्मिलित किया है। और इधर 18 गो जयमंडल रिजर्व है, जिसमें देखिए हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है, ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं, ये भी जयमंडल रिजर्व है। यह बस ही पूछता है कौन है, नहीं है, बस 18 गो रट जाना है। नंदा देवी है जयमंडल रिजर्व में, ऊपर में 2 गो पढ़े। अब इधर आ जाइए, कंचनजंगा है सिक्किम में, असम में डिब्रू साइखोवा और मानस, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबांग, नोकरेक है मेघालय में। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अचानक मार अमरकंटक जयमंडल रिजर्व। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश जो बढ़ावा याद है ना, और कच्छ किरण गुजरात, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल कर्नाटक में, अगस्त्या मलाई तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। इतने याद करके आए, 12 हो तो 18 रट जाइएगा। और इधर से ये पूरा पॉइंट कल से क्वेश्चन रहेगा, जो आज पढ़े हैं वायुमंडल में, और जो यह जयमंडल रिजर्व है। और विविध में याद रखिए सभी कोई, जो विश्व के लेखक जो है और उसके पुस्तक पूरा याद कर लीजिए। विश्व के लेखक और उसके पुस्तक, अगला जो है चैप्टर है विविध में जो पढ़ के आना है। बी में प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक पूरा देख लीजिएगा। जैसे एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, डिवाइन कॉमेडी दांते, प्रिंसिपिया न्यूटन, मदर मैक्सिम गोर्की, और पॉलिटिक्स अरस्तु, सब पूरा जो है टोटल पढ़ के आइएगा। घर पर काम क्या है? रटते रहना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, नौकरी लेना है, जल्दी सेट होना है।